आज हमारे पास है सिविल सर्विसेज एग्जाम 2014 जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के 4 क्वेश्चन एंड यू कैन सी लाइक दिस क्वेश्चंस और एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ प्रीलिम मेंस एंड पर्सनालिटी इंटरव्यू उसमें भी तीनों टॉपिक्स लाइक एफडीआई हैज बीन वेरी आस्क्ड इन ऑल थ्री। तो थोड़ी सी इस पे आप अंडरस्टैंडिंग बनाना वो हम हल्का सा डिस्कस कर लेंगे व्हेन वी आर डिस्कसिंग द क्वेश्चन। एंड ये हमारा स्टेज 1 है। स्टेज 1 में हमारा एम है कि हम मेंस के क्वेश्चन की डिमांड को बहुत अच्छे से समझ पाए, देन उसके पार्ट्स को सारा एड्रेस करते हुए एक फ्रेमवर्क में इंट्रोडक्शन सिर्फ लिखना है। हमारा कंटेंट वाला पार्ट है वो स्टेज 2 का है। एंड टू कीप आवर टाइम शॉर्ट विल अबाइड बाय दिस वन। मैं आपको शॉर्ट में चीज़ें बताता रहूँगा ताकि आप एक का इंटीग्रेशन होता रहे, चीज़ें जुड़ती रहें। एंड इसीलिए मैंने इस पे कुछ चीज़ें हाईलाइट की, जैसे लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट है। तो लैंड एक्विजिशन एक्ट हैज़ बीन कंटिन्यूअली इन यूज। आया 13 में था, फिर 14 में से अप्लाई हुआ है, बट इसके अंदर कई कई चेंजेस होते रहे कंसेंसस को लेके, ग्राम सभा का अप्रूवल को लेके, एंड इट इज स्टिल रेलेवेंट। तो इस पर अभी भी सवाल आ सकता है। तो इसकी प्रोविजन एक बार जान ले। अभी कंसेंसस के लिए कितना, लाइक पब्लिक एक्विजिशन के लिए कितने % कंसेंसस चाहिए, फार्म लैंड या ग्रीन लैंड क्या है वर्सेस ब्राउन फील्ड जो आप करते हो ना, ग्रीन फील्ड ब्राउन फील्ड, तो उसमें क्या डिफरेंस है। ये सारे टॉपिक्स इसके अराउंड आपको प्रीलिम मेंस दोनों के लिए मालूम होना चाहिए। फिर अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी क्यों है, क्योंकि अगेन यू विल फाइंड की कंजेशन, ट्रैफिक एंड सारे इश्यूज को डील करने के लिए, अगेन ग्रीन मोबिलिटी के लिए, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके 2016 में आई थिंक इसको रिवाइज किया था, आई एम नॉट श्योर, बट एक बार आपको इसमें देखना पड़ेगा। इसके लाइक एटलीस्ट 5 टर्म्स आपको मालूम होने चाहिए। सो मूविंग पीपल नॉट द व्हीकल्स। सो ये उस टाइम पे इनका रेटोरिक था। नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट ओवरऑल आपका कई जगह आंसर करने में काम आएगा। एफडीआई इन डिफेंस सेक्टर पे लिबरलाइजेशन पे अगेन सीधे आप कनेक्ट कर सकते हो सिलेबस से। लिबरलाइजेशन बेसिकली इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ 1991, उसी का एक कंटिन्यूएशन अभी रिसेंट हमारा एफडीआई जो है हमने डिफेंस सेक्टर में लिबरलाइज कर दिया है। सो मोस्टली लोग सोचते हैं कि लिबरलाइजेशन 1991 में हो गया एंड खत्म हो गया। नो, दिस वाज अ सीरीज ऑफ रिफॉर्म विच इज स्टिल कंटिन्यूइंग। कई सेक्टर जो थे आपके अभी तक लिबरलाइज नहीं थे एंड दे आर बीइंग लिबरलाइज। अब 100% जो एफडीआई कर रहे हैं, अभी भी क्या हमारा पूरी तरह से लिबरलाइज है? द आंसर इज नो। वाई? बिकॉज वी डोंट हैव कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। तो ये सारी चीजें समझने के लिए आपको धीरे धीरे इन टॉपिक को शॉर्ट में समझना होगा। एक दिन आप सोचो कि बैठ के सब कुछ समझ लो, तो दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। तो धीरे धीरे समझते रहिए और काम करते रहिए। लास्ट क्वेश्चन है अबाउट शुड परसूट ऑफ कार्बन क्रेडिट एंड क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। सीधे सीधे इन पे प्रीलिम में सवाल आ चुके हैं कि कार्बन क्रेडिट कितना है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल का वैल्यू कितना है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म से हम एसडीएम में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज्म में जा रहे हैं। आपका 2 बार इनडायरेक्टली ऐसे सवाल इस चीज़ पे आ चुका है। और फिर आने के सवाल है, ये पूरा इशू ही वही है पेरिस एग्रीमेंट का आर्टिकल 6 जिसपे ये इशू अटका हुआ है। क्योंकि डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में इशू अगर आपको नहीं मालूम तो फिर आई डोंट नो व्हाट यू बीन डूइंग टिल नाउ। अगर आप लंबे समय से प्रिपरेशन में हैं तो ये सब चीज़ें आपको लाइक दीज आर वेरी मच इन न्यूज़। दे आर इंटरनेशनल लेवल पे इकोनॉमी इन्वायरमेंट में, और दोनों इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी दोनों की लाइक की इशूज हैं। लाइक की डेवलपमेंट मैकेनिज्म, उसमें कार्बन क्रेडिट का ट्रांसफर एंड इंडियाज एनर्जी नीड फॉर ग्रोथ। ये लाइक प्रीवियस ईयर अभी आप देखोगे, ये मैंने अगेन प्लेलिस्ट बना रखी है, सो यू कैन इजीली गो थ्रू इकोनॉमी सेक्शन क्वेश्चन एंड यू विल फाइंड दिस क्वेश्चन इज रीअकरिंग ओवर एंड ओवर। मेंस में, प्रीलिम में अगेन आपका सेक्टर पूछता है, सोलर एनर्जी एंड ऑल दैट। आप इतने सारे अभी हम फिर से देखेंगे जब इकोनॉमी का प्रीलिम का भी मैं कराने वाला हूँ, तो वो भी आप देख सकते हो। सो दीज क्वेश्चंस आर रीअपियरिंग, सो हैव दिस क्लैरिटी ऑफ दीज टॉपिक्स। इनको अच्छे से थोड़ा थोड़ा समझते रहिए ताकि आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बन जाए। तो दैट बीइंग सेड, लेट्स गो टू आवर आंसर्स। एंड आई हैव अ कोल्ड थ्रोट, so I ask your excuse in advance if for any time my voice breaks down. So first question is, a right to fair compensation and transparency in land acquisition, resettlement and rehabilitation act has came into इफेक्ट 2014, 1 जनवरी 2014 से आता है। अगेन एक पैटर्न आपको बताता हूँ, अक्सर कई बार इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। लाइक एक बार आया था WTO का ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट, उसमें एक ही तारीख थी कि जिसमें 1 जनवरी समथिंग 2017 से अप्लाई होगा, बाकी में कोई जनवरी नहीं थी। तो मोस्ट ऑफन ऐसे कुछ बड़े चीज़ें होती है ना, तो दे आर जनरली अप्लाइड फ्रॉम नेक्स्ट कैलेंडर ईयर। और अगर बैंकिंग सेक्टर में है तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, मीन्स जनरली 1 अप्रैल से होता है। तो ये अगर आप पैटर्न पकड़ लो तो वहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं जाना था, आप आराम से एक एजुकेटेड गेस मार के आ सकते थे और ये आपका प्रीलिम का सवाल सही हो जाता। सो दीज आर फ्यू टेक्निक्स जो आप बहुत टाइम जब यूपीएससी में या तो बहुत क्वेश्चन लगा लेते हो तब आपको ही समझ में आती है कि दीज आर पैटर्न्स।
विदाउट बिंग डिस्ट्रैक्शन, अब वापस से आते हैं मेंस के क्वेश्चन पे. व्हाट आर द की इशूज विच वुड गेट एड्रेस्ड विद द एक्ट इन प्लेस. तो इससे पहले हमारे कुछ इशूज थे जो कि इस एक्ट ने, लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 ने कोशिश की थी उनको रिजॉल्व करने की. वो क्या इशूज थे? देन व्हाट इम्प्लीकेशन वुड इट हैव ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया. अभी इंट्रोडक्शन में बताया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए भी आपको अगेन लैंड एक्विजिशन चाहिए, और जो ग्रीन फील्ड ब्राउन फील्ड वाला क्लासिफिकेशन है एग्रीकल्चर पे, इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा तो आपको बताना है. तो हमारे ओवरऑल कितनी चीज़ें हो गई, इसका सिंपल कॉन्टेक्स्ट में आप दे दोगे इंट्रोडक्शन, पार्ट 1 पार्ट 2, तो 2 पार्ट हो गए. ओके, अब इनका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं. हैज़ बीन ब्रॉट टू govern land acquisition in India and provide fair compensation to those deprived of land by government for both public and private section projects. ठीक है, आप एक ब्रीफ और कर सकते हो कि ये जो आपकी 4 लाइनें जा रही है ना, दे कैन बी कर्टेल्ड टू 2-3 लाइन्स. ठीक है ना, तो इतना बड़ा नहीं कोशिश करना है. एंड आई एम टेलिंग यू एज एन इम्प्रूवमेंट, इसमें कुछ गलत नहीं है, बट इम्प्रूव करके आप इसको रिफाइन करेंगे तो इट कैन बी लाइक जो अभी आपने बात कही ना, दैट कैन बी सेड इन 3 लाइन्स. सेकेंड इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, इन्होंने क्या लिखा है. Land Acquisition and Rehabilitation Act was brought in to bring some stability and predictability on issue of compensation, participation, resettlement and rehabilitation to the people whose land got acquired. ये कुछ चीज़ें जो इन्होंने किया है, ये बेहतर तरीका है आपका चीज़ें जो है दिखाने के लिए. ये somewhat not required, ये वाली लाइन है. तो वही चीज़ है कि आप जब थोड़ा सा मेहनत करने लग जाते हो ना, विद ड्यू टाइम ये चीज़ें आएंगी कि क्या चीज़ें प्रायोरिटाइजेशन इसको बोलते हैं, कि कौन चीज़ें प्रायोरिटी लेती हैं. इसके लिए तो ये चीज़ है. दूसरा ये है कि गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट पढ़ना पड़ेगा आपको थोड़ा सा. जब भी आप देखते हो पीआईबी पे या फिर जो मिनिस्ट्रियल रिप्लाई होती हैं पार्लियामेंट की, उनको थोड़ा सा पढ़ोगे ना तो यू विल स्टार्ट गेटिंग दैट. तो इसीलिए कि ओरिजिनल सोर्स से पढ़ना बहुत जरूरी है कुछ कुछ चीज़ों को. बाकी आप मंथली मैगजीन में भी जो पढ़ते हो तो कीटम जो हाईलाइट करते हैं ना, उस पर ध्यान दो, उससे सीखो थोड़ा सा. देन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट प्रायोरिटाइजेशन इज. तो दोनों इंट्रोडक्शन अच्छे हैं, काफ़ी सही हैं. एक बैकग्राउंड ले लेते हैं, ठीक है. की इशूज विच वुड गेट एड्रेस, तो ये पार्ट 1 है, सही से फ्रेम किया बिल्कुल. क्राइटेरिया रिलेटेड टू कंपनसेशन, मैनर ऑफ लैंड एक्विजिशन, प्रोजेक्ट कंसेंट, कंसेंट यही है कितने % आपको चाहिए, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट. तो ये है टाइम. देखो टाइम का सबसे बड़ा इशू था कि टाइमली रिहेबिलिटेशन, फेयर कंपनसेशन जो कि मार्केट वैल्यू का कितना होगा, 3x था इफ आई रिमेंबर करेक्टली. ये कंपनसेशन जो आपने शब्द लिखे हैं ना, यही चीज़ें हैं. कंपनसेशन पे बात कर रहा था, कंसेंट पे, रिसेटलमेंट पे, रिहेबिलिटेशन में. तो पहले इसमें टाइम ही नहीं था. दिस थिंग वाज की इशू रिहेबिलिटेशन में. यू वुड सी कि इस चक्कर में बहुत सारे लोग जो है अभी भी टू दिस डेट आर समवेयर लिविंग हैप्पीली. तो उनसे ज़मीनें तो ले ली गई बट उनको कभी बसाया ही नहीं गया. कंपनसेशन अगेन बीच में लोग खा जाते थे. तो ये चीज़ें हैं कि टू लॉक डाउन दैट पीरियड ताकि कोई और ना ले पाए. तो ये सारे प्रोविजन से आपको एक बार देखना पड़ेगा. की इशूज़ यही थे, कंपनसेशन का, रिहेबिलिटेशन का, टाइमली इम्प्लीमेंटेशन के 3 सबसे इंपॉर्टेंट इशूज़ ये हैं. इम्प्लीकेशन ऑन एग्रीकल्चर पॉजिटिव, प्रोटेक्ट्स लैंड अंडर मल्टी क्रॉप्ड एरिया. ठीक है बिल्कुल. लिमिट डिफाइंड फॉर एक्विजिशन, इक्वल एरिया मेड अवेलेबल इन केस ऑफ एक्विजिशन, नेगेटिव एक्विजिशन ऑफ फर्टाइल लैंड, कॉन्सेंट ऑफ ऑल फार्मर नॉट नीडेड, डिस्प्लेसमेंट. ये भैया न्यूज़ में बहुत रहा है. एक बार देख लो कितने % है, कितने के लिए 70% है, 80% है. इसका मतलब क्या है कंसेंट नीडेड का, कई लोगों को ये भी नहीं मालूम होता है. तो शॉर्ट में ब्रीफ में बता दूं, लेट्स से इतना ज़मीन गवर्नमेंट को एक्वायर करना है एंड देयर आर 100 पीपल. इस पूरी ज़मीन के मालिक जो है अक्रॉस लाइक देयर आर 100 पीपल, और इसमें से लेट्स से कि ये 80% कहते हैं कि ठीक है हमारी ज़मीन ले लो, हमको पैसा दे दो. तो बाकी जो 20% है, इनका कंसेंट या इनका कहना जरूरी नहीं है. तो यू कैन एक्वायर दिस इंटायर लैंड विथ ओनली 80 फार्मर्स सेइंग यस. तो दिस इज व्हाट इट मीन्स. ठीक है, तो डिटेल में चीज़ें थोड़ा सा जान लिया करो क्या मतलब है. इंडस्ट्री पे क्या, ट्रांसपेरेंसी इन प्रोसेस, टाइमली एक्विजिशन. ठीक है. देन फेयर प्रोसेस. ठीक है. एश्योर्ड चीज़ें, एक स्टेबिलिटी आपकी आ जाएगी. ठीक है. नेगेटिव क्या है, इंक्रीज टाइम टेकन. टाइम इन्होंने लिमिट कर दिया, टाइम इंक्रीज नहीं किया है.
ठीक है। सोशल इम्पैक्ट में प्रोसेस कॉम्प्लेक्स, रेट्रोस्पेक्टिव थोड़ा सा कॉस्टली हो जाएगा ना, जो 3x किया है तो मे इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये कर सकता है और ज़्यादा नहीं। ओवरऑल एक अच्छा आंसर आया है। Thus, government with this act try to balance the economic growth and compensation to the people who get displaced from their land. ठीक है, you can say that. और अदरवाइज आप ये भी कह सकते थे कंक्लूजन में कि द लास्ट जो था 1894 में था land acquisition. So by this act, government has tried to correct its past mistake in by striking a balance between yeah. तो this was need of the hour उस टाइम पे। एंड अगेन उसके आसपास देखोगे तो इलेक्शन ईयर था 2014, तो कुछ लोगों को खुश करने की कोशिश भी की, लाइक कहा जाता है, बट दैट्स देयर। सेकंड आंसर में इन्होंने कैसे पार्ट्स को एड्रेस किए हैं कि इशूज विच वुड गेट एड्रेस्ड, ठीक है। लैंड एक्विजिशन, सोशल इम्पैक्ट, कंपनसेशन, फेयर कंपनसेशन लिखो भाई। अगेन इस आपकी हेडिंग्स रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, आप जो चीज़ें बोल रहे हो दे आर लाइक मे बी आपका पॉइंट की कमी हो, बट यहाँ पे कंसेंट वाला इशू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फेयर कंपनसेशन, रिहेबिलिटेशन में आपका टाइम, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये 3 की इशूज थे। उसके अलावा आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्राइवेट सेफ गार्ड, टाइप ऑफ पब्लिक प्रोजेक्ट, ये भी चीज़ ठीक है, ये भी इसने क्लासीफाई किया था। अकाउंटेबिलिटी, इम्प्लीकेशन फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर, ठीक है, पॉजिटिव। यहाँ पे आपने क्या गड़बड़ किया है दिख रहा है, दिस होल फ्रेमवर्क। ऐसे आप मेसी वे में आंसर नहीं लिख सकते हो, दिस इज नॉट अप्रिशिएटेड, दिस वॉन्ट बी अप्रिशिएटेड इन एग्जामिनेशन टू। तो ऐसे मेस्ड अप वे में, हैपहैज़र्ड वे में मत लिखिए, आप अपना चीज़ों को आराम से देखिए। पॉजिटिव निगेटिव अगर आपको करना है तो आप पहले से थोड़ा सा सोच के प्रैक्टिस में रखिए चीज़ें, ऐसे चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। यहीं पे आप निगेटिव लिख सकते हैं, या फिर और क्या एक्स्ट्रा आपने लिख दिया है जिसकी वजह से पेज भर गए हैं, तो ऐसा है तो इसी के नीचे लिख दीजिए भाई, ऐसे मत बनाइए एरो, क्योंकि चीज़ें आपका, जैसे ये पॉइंट हो गया इसने पूरा खराब कर दिया। तो मेक श्योर कि यू राइट इन अ फ्रेमवर्क, एक स्टैंडर्ड वे में लिखिए। Is land acquisition process ensure steady industrial growth, help in complement and sustain। अब ये जरूरी नहीं थी, इसीलिए कि आप कुछ ऐसी चीजें लिखने लग जाते हो ना जिसका कोई रिलेवेंस नहीं है। कैसे ये इंश्योर, भाई आपकी इंडस्ट्री की बात है ना, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे बात होगी, तो आप ये चीज़ कहो कि एक ईज करता है प्रोसेस को, ठीक है ना, टाइमली प्रोवाइड करता है, उतनी बात कहो। फिर है क्या, डूइंग बिजनेस। अब ये डूइंग बिजनेस तो पूरा बिजनेस इकोसिस्टम के लिए बात कर रहे हो, सो इसी पे रहने की ज़रूरत है। बट ठीक है, गिवन दैट कि आपको नहीं पता, तो ये अप्रोच तब काम करेगी, जब नहीं मालूम तो ऐसी चीज़ें लिख सकते हो, बिकॉज दिस इज ब्रॉड, दैट विल बी समवॉट एक्सेप्टेबल। डाटा 22% ऑफ जीडीपी, तो आप इसके इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या प्रॉस है, तो इजी, प्रेडिक्टेबल, टाइमली। निगेटिव क्या है, कॉस्ट में है गो अप, ठीक है। सेकंड आपने एग्रीकल्चर पे क्या बात किया है, ब्राउन लैंड अंडर प्रोडक्टिव कम अंडर कल्टीवेशन। आप फर्स्ट आंसर देख लो, उन्होंने सही से थोड़ा सा लिखा, उस पर मैंने जो फीडबैक दिया है दैट्स एप्ट। बैरन लैंड मोर डिमांड, नहीं ये सब चीज़ें नहीं है, जो उधर है ना वो आपका अप्रोप्रिएट है। प्रोडक्टिव लैंड अंडर एक्विजिशन, प्रोडक्टिव जो मल्टी, देखो आपने पढ़ा नहीं है, पता चल रहा है, जब पढ़ लोगे एक बार ना तो जो की टर्म्स है, जैसे उसमें फर्स्ट आंसर में क्या लिखा था, इस तरह के टर्म्स यूज होते हैं एक्ट में। मल्टी क्रॉप्ड एरिया, ठीक है ना, तो सिर्फ एक चीज़ आप खेती करो तो वो नहीं, गेहूं गेहूं बोल रहे हो तो दैट वॉन्ट कैटेगराइज है। और ये की टर्म्स होते हैं, दीज आर द टर्म्स लाइक वो बहुत बड़ा डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक डिफ्रेंशिएशन क्रिएट करते हैं। सो बी अवेयर, शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे कानून में तो बहुत ज़्यादा, दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। एब्जॉर्ब इनफॉर्मल, इसमें जो दो दो तीन तीन बातें ना, वही आपको बस करके ख़त्म करना है। रिडंडेंट पॉइंट की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू पुट दिस काइंड
अब नहीं आता तब तो ठीक है, कुछ ना कुछ तो आंसर लिखना है, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट देन राइटिंग नथिंग। बट ओवरऑल जब ये है तो आप अगेन यही समस्या होती है व्हेन यू डोंट रीड लॉज। ऐसे में आपको पढ़ के जाना है कानून जो नए बन रहे हैं, जो नए बिल्स हैं और कोई भी अमेंडमेंट है तो पढ़ के जाओ, हर साल आता है। अभी 14 में आप देख रहे हो हर साल आया है। देयर आर लॉज रिलेटेड टू पॉलिटी एंड इकोनॉमी विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो उनको देख के जाना, उनके टर्म नहीं यहाँ पे ड्रॉप करोगे यू आर नॉट गोइंग टू गेट मार्क्स। कंक्लूजन आपने लिखा है कि दिस एक्ट विद its key provision will address the prevalent issue with land acquisition in the economy. However, there are concerns like alternate source of livelihood, allocating productive land at other site to achieve socio-economic need to be addressed. ठीक है, एक अच्छी कोशिश है, बट अगेन लाइक आई सेड ये कानून है, इसमें आपको पढ़ के चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। बट गिवन कि आपको नहीं चीज़ें मालूम है, आई वुड स्टिल अप्रिशिएट आपने एक एफर्ट डालने की कोशिश की है। इसको लाइक स्टेज 4 में देखेंगे, कई चीज़ें आपने ऐसी चीज़ें लिखी है ना कि दे आर समवॉट असर्टिव। तो जब आप ऐसे सॉफ्ट आंसर लिख रहे हो तो जहाँ पे आपको चीज़ें क्लियरली नहीं मालूम है तो यू कैन नॉट बी असर्टिव। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेज में करेंगे, ये तब की बात है, अभी जब नहीं आ रहा तो अवॉइड इट। नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी emphasizes on moving people instead of moving vehicle। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट पॉलिसी पे क्वेश्चन है, डिस्कस क्रिटिकली सक्सेस ऑफ वेरियस स्ट्रेटजीज ऑफ गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड। तो अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के रिगार्ड में एक तो इनका ये नारा था मूविंग पीपल नॉट द व्हीकल इंस्टेड ऑफ व्हीकल, मतलब एक एंड टू एंड ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन पे फोकस है। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में है ना वेरियस स्ट्रेटजी ऑन दिस रिगार्ड। गवर्नमेंट क्या क्या स्ट्रेटजी लेके आई है उसकी हमें सक्सेस बताना है। तो सक्सेस आप ग्राउंड पे देखोगे तो कुछ खास है नहीं, बट वंस यू सी व्हाट मेट्रो सिटी या बिग सिटीज़ तो आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए हैं विद समवॉट इन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और इन सिंक विद स्टेट गवर्नमेंट। एग्जांपल जैसे दिल्ली की ग्रीन बसेज हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ बसेज बढ़ाई गई हैं, एंड टू एंड जो कनेक्टिविटी है वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए चीज़ें की गई हैं। तो दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू टॉक अबाउट ओवर हियर। इंट्रोडक्शन देखते हैं। इट एम्स टू प्रोवाइड बेटर मोबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी बाय फोकसिंग ऑन पीपल mobility and not vehicle mobility. Envisages an urban mobility framework that is suited to the geographical, social and economic need of the cities। अब इतना कह देते तो भी बेहतर था। आप फिर से वही चीज़ एम एंड इनविसाज, एक चीज़ बता दो भाई, क्यों वही चीज़ लेके आ लो फिर से घुमा फिरा के। समवॉट यू आर टॉकिंग, जो आप सूटेड की बात कर रहे हो ये थोड़ा सा कट, कोई भी एक बात कह दो दैट इज सफिशिएंट, इतना बड़ा नहीं करना है। सेकेंड इंट्रोडक्शन देखते हैं। नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी फोकसेस ऑन establishment of qualitative multimodal transport system that are well integrated and to provide seamless travel and envisages safe, affordable, quick and sustainable urban transport system। बहुत सी बातें एक जगह पे लिखती हैं, इनको भी आपको भी थोड़ा सा कट शॉर्ट करना पड़ेगा कि ये चीज़ें कुछ की टर्म सही हैं, इसको हाईलाइट करना था। और ये इनविसाजेज वाला को आप इन्हीं को एक साथ मिला दो तो बेहतर होगा। दिस पॉलिसी हैज़ मेड सिटीजन पीपल अ सेंटर। आप यही इतना भी बोल दो ना, पीपल सेंट्रिक है, एम्फसाइजिंग ऑन मूविंग पीपल नॉट द व्हीकल। तो आप इसको प्रोसेस क्यों नहीं कर पा रहे हो, प्रोसेस करके आप इसको कट शॉर्ट क्यों नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो इसके लिए आई थिंक मैंने बना दिया है सेकंड वीडियो, अभी अपलोड करना है। आई विल टॉक अबाउट दिस थिंग कि यू हैव टू गेट इनटू दैट माइंडसेट कि आप चीज़ को पढ़ो, उसमें क्या इंपॉर्टेंट क्रिटिकल फैक्टर है, उसको कट शॉर्ट करके हमारी नीड के हिसाब से आंसर लिखना है, ना कि हमारा नॉलेज के हिसाब से। आपको बहुत सी चीज़ें मालूम है बट आपकी नीड क्या है, टू रिप्रेजेंट ऑल दैट नॉलेज इन 3 लाइन्स जब आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हो तो।
3 से 4 लाइन में आपको सारा नॉलेज एक्सप्रेस करना है, ठीक है। इतनी बड़ी चीज़ें लिखोगे तो पार्ट्स में कॉम्प्रोमाइज़ होगा। स्ट्रेटजीज आर अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट, प्रायोरिटाइजिंग यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, quality and pricing of public transport, integrated land use and transport planning, use of technology association with private sector, last mile connectivity, floor integration, ये सारी चीज़ें थी। फ्लोर इंडेक्सिंग, ये पूरा पार्ट था अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी में, तो ये सारी चीज़ें आपको लिखना है। क्रिटिकल डिस्कशन ऑन सक्सेस ऑफ अवर स्ट्रेटजीज, इतना भी लिख दोगे तो भी चलेगा, बट ये भी सही है। व्हीकल ग्रोथ मोर डिपेंडेंट ऑन पर्सनल ट्रांसपोर्ट, अर्बन कंजेशन, लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड, ये आपको थोड़ा सा बताना था कि हाँ ये चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें लेके गवर्नमेंट आई है, तो एक ही क्रिटिकल व्यू हो गया कि कॉम्प्रिहेंसिवनेस मिसिंग है। देन हैप्पैज़ार्ड अप्रोच है, इन सेंस दैट कुछ सिटीज़ के साथ आपका कुछ है, तो वो चीज़ है कि आप जहाँ पे जैसे मिल रहा है वैसे आप काम करो, तो यही है कि कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ें नहीं है। देन लैक ऑफ फंडिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिनेटली एक इशू है। तो तीसरा एक और पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट है कि हाँ ऑन पेपर तो बहुत अच्छा ही चीज़ें हैं, बट ऑन ग्राउंड थिंग्स आर मिसिंग, ठीक है। बट सक्सेस की बात कर रहे थे तो आपको बताओगे कि हाँ पॉलिसी में लाइक इफेक्टिवनेस है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन इज द इशू, तो पॉलिसी लेजिस्लेटिव मेजर पे इसकी बात करोगे। जो हाइब्रिड ये व्हीकल्स लेके आए थे, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, इन सब मामलों में इन्होंने लिमिटेड सक्सेस अचीव की थी, तो आपको बताना था। इनका आंसर देखते हैं। सेकेंड आंसर, वेरियस स्ट्रेटेजी एंड इट्स सक्सेस, यहीं पे नहीं, स्ट्रेटेजी लिखो, सक्सेस लिखो, ज़्यादा बेहतर है। नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट, ट्रैफिक मैनेजमेंट, इसके लिए स्मार्ट ट्रैफिक के लिए इन्होंने कुछ इनिशिएटिव लिए थे, बट ठीक है। फाइनेंसिंग कैपेसिटी बिल्डिंग, फाइनेंसिंग के लिए क्या किया है ये आपको बताना पड़ेगा। गवर्नेंस, ठीक है। लिमिटेशंस, नहीं, आपने फ्रेमवर्क में ही गड़बड़ कर दिया, ठीक है। आप स्ट्रेटेजी, अगेन कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ ये लोग घुमा देते हैं एंड यू गेट कंफ्यूज्ड। यहाँ पे जैसे किया इन्होंने, तो पहले आप स्ट्रेटेजी नहीं बताओगे तो उसकी सक्सेस फेलियर कैसे बता सकते हो। फर्स्ट यू हैव टू, तो इन्होंने अच्छा काम किया। फर्स्ट आंसर में यू सी लाइक फर्स्ट यू मेंशन द स्ट्रेटेजी, देन यू डिस्कस अबाउट देयर सक्सेस, या क्रिटिकली डिस्कस देयर सक्सेस, देन ओनली यू कैन डू दैट कि कितना सक्सेस रहा है। लिमिटेशन तो आप कुछ और ही बात कर रहे हो ना। डिपेंडेंसी ऑन पर्सनल ट्रांसपोर्ट, डिफिशिएंट पब्लिक, तो ये इश्यूज हैं। आप सिंपल ये कंक्लूजन में लिख सकते थे कि ये डिस्पाइट दिस थिंग देयर आर लिमिटेशन या कंसर्न्स like vast use of public transport leading to congestion, ये और वे फॉरवर्ड दे देते तो बेहतर होता। 10 national urban transport policies and initiative taken by government to improve the mobility and urban transport solution however need to be addressed, again like largely कहा जाए तो it has been successful in some of the cities, especially mid cities, but अगर आप बेंगलुरु देखो, दिल्ली देखो, जो मेगा सिटीज़ है, इट हैज़ नॉट बीन दैट सफिशिएंट और सक्सेसफुल। कुछ कुछ मामलों में सक्सेस है, अगेन ग्रीन मोबिलिटी में सक्सेस है, बट हर जगह पे लास्ट माइल कनेक्टिविटी भी नहीं है, कुछ एरिया स्पेसिफिक चीज़ें भी हैं। तो ये आपके क्रिटिकल थोड़े से पॉइंट थे। वे अहेड पीपीपी मॉडल, इसके साथ एक और चला था वैल्यू कैप्चर फाइनेंसिंग, कि आप जैसे मेट्रो बना रहे हो तो वहाँ पे जो वैल्यू इंक्रीमेंट हुआ उसको कैप्चर करो एंड दैट कैन बी यूज फॉर रीफाइनेंसिंग। तो ये शब्द सीख लो, ठीक है। वैल्यू कैप्चर, रीफाइनेंसिंग या फाइनेंसिंग, नहीं मालूम है तो एक बार देख लेना, 2 से ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, वे फॉरवर्ड जब नहीं पूछा है तो इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन डिफेंस सेक्टर इज नाउ सेट टू बी लिबरलाइज, अभी हुआ नहीं था, अब तो हो चुका है। What influence this is expected to have on Indian and economy in short and on Indian economy in short and long run, ठीक है। यही क्वेश्चन है ना, एक बार यहाँ से भी देख लेते हैं। इन्फ्लुएंस इज एक्सपेक्टेड टू हैव ऑन इंडियन डिफेंस एंड इकोनॉमी, आपने डिफेंस गायब कर दिया था, डिफेंस एंड इकोनॉमी इन
शॉर्ट एंड लॉन्ग, तो सबसे पहले आपको प्रॉस्पेक्ट देना होगा ना कि ये बातें हो रही हैं लिबरलाइज करने की डिफेंस सेक्टर में। फिर इन्फ्लुएंस ऑन डिफेंस, इन्फ्लुएंस ऑन इकोनॉमी। इसी में आप शॉर्ट टर्म बात कर दोगे, इसी में लॉन्ग टर्म बात कर दोगे। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, एक दो तीन, एक दो तीन, इससे ज़्यादा पॉइंट नहीं देने हैं। या अगर पॉइंट अगर देने भी तो तीन तीन भी लाइक दोगे तो छः छः पॉइंट हो रहे हैं, तो यू कैन गिव 3 2 2 3, जो भी आप कॉम्बिनेशन है। 5 पॉइंट जनरली आपको किसी एक पार्ट को डिलीवर करना होता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंट्रोडक्शन पढ़ रहा हूँ, is considered a significant source of non-debt financing source for economic development। FDI आपने बता दिया है ये होता क्या है। ये जो considered a significant source of finance, ठीक है। liberalization of FDI in defense sector, government has allowed, ये अभी का डाटा है, उस टाइम पे आप कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा देते ना तो बेहतर था। आपने डेफिनेटिव दिया है, दैट विल आल्सो डू। एंड उस टाइम पे अगर लाइक आप आंसर लिख रहे हो तो यू शुड हैव कि रिसेंटली गवर्नमेंट इज मलिंग ओवर डिसीजन टू अलाउ एफडीआई इन डिफेंस सेक्टर, जो भी उस टाइम पे था। ये दिस हैज फॉलोइंग इम्प्लीकेशन ये शब्द यूज किया इन्होंने, इन्फ्लुएंसेस, दिस कैन हैव फॉलोइंग इन्फ्लुएंस ऑन डिफेंस ऑन इकोनॉमी। लिबरलाइजेशन ऑफ एफडीआई इन डिफेंस सेक्टर, ठीक है। इंक्रीज एफडीआई इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग न्यू स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, new technology with capital which help in indigenization of defense sector and reduce dependence on imports। तो आप यही चीज़ है ना पॉइंट में लिखो कि reduce dependence on imports may lead to indigenization of defense sector, ठीक है। bring new technology, state of art बोलते हैं टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी जो काफ़ी अच्छी होती है। सो फ्यूज कैपिटल इन डिफेंस सेक्टर, ये आप क्रॉस देते जो चीज़ थी ना, बट अगेन आपको क्या बोलना था, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म यहीं पे। तो इन शॉर्ट टर्म में आप बात करते कि कैपिटल आएगी, है ना, देन आपका क्या होगा, रिड्यूस, और क्या सीधे सीधे लीड टू डेवलपमेंट ऑफ आपका डिफेंस सेक्टर। लॉन्ग रन में क्या होता है, में लीड टू इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस सेक्टर एंड रिड्यूस डिपेंडेंस, क्योंकि जब आप सेक्टर बन जाएगा और प्रोवाइड करने लग जाएगा तब आप इम्पोर्ट बंद करोगे ना। सो दिस रिक्वायर्स समवॉट इंसाइटफुल माइंड कि आप चीज़ों को देख के उनको लॉन्ग टर्म में शॉर्ट टर्म में ऑर्गेनाइज कर पाओ। नेक्स्ट आपने बात किया है डिफेंस, प्राइवेट प्लेयर इन डिफेंस सेक्टर, ठीक है। रिड्यूस बर्डन ऑन गवर्नमेंट, ठीक है। इकोनॉमी में क्या होगा भाई, सिंपल चीजें है ना कि आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा, दैट कैन अगेन लीड टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इस तरीके से लॉन्ग टर्म इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस सेक्टर, लेस इम्पोर्ट। अब आपने थोड़ा सा फ्रेमवर्क में गड़बड़ कर दिया है ना, दिख रहा है आपको। बात करना था पहले कि इम्प्लीकेशन ऑन डिफेंस सेक्टर, उसी में आप बात करते लॉन्ग रन शॉर्ट टर्म। इकोनॉमी में बात करते लॉन्ग रन शॉर्ट टर्म। जैसे क्वेश्चन दिया है ना उसी ऑर्डर में आपको बात करनी होती है। उन्होंने क्या दिया है, इन्फ्लुएंस एक्सपेक्टेड टू हैव ऑन डिफेंस सेक्टर इन लॉन्ग रन शॉर्ट टर्म। ये नहीं पूछा लाइक दिस इज नॉट कि सिर्फ इस पे बताओ इकोनॉमी पे शॉर्ट टर्म लॉन्ग रन पे। क्वेश्चन इज कि एक्सपेक्टेड टू हैव डिफेंस एंड इकोनॉमी, इस पे और इस पे लॉन्ग रन और शॉर्ट रन में क्या इफेक्ट है, ठीक है। तो दोनों पे आप लॉन्ग एंड शॉर्ट का इफेक्ट बताओगे। इकोनॉमी में आपने क्या लिखा है और ये कौन सा है, लॉन्ग टर्म पे है। स्ट्रेंथन नेशनल सिक्योरिटी, अब ये शॉर्ट टर्म में होगा लॉन्ग टर्म में होगा, ऐसे डिफेंस का लॉन्ग टर्म में है, ठीक है। लेस इम्पोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज, इंडिजिनाइजेशन ऑफ, ठीक है, पॉइंट सही है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। बस ये थोड़ा सा फ्रेमवर्क गड़बड़ हो गया है। इकोनॉमी पे विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट ये शॉर्ट टर्म है ना, शॉर्ट टर्म में जैसे आप लगाओगे तो आपको यू वुड नीड पीपल टू वर्क देयर, उसके बिना तो होगा नहीं, तो ये शॉर्ट टर्म में होगा। एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज, हाँ बिल्कुल, लॉन्ग रन में आप अपना डोमेस्टिक नीड के साथ साथ एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, तो यू कैन हैव दिस इफेक्ट इन लॉन्ग रन। Thus, this policy intends to increase participation of private sector, which can make India self-reliant in
मीटिंग इट्स डिफेंस रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे इस चीज़ को ना अभी के जो रेटोरिक है ना उसके साथ जोड़ो, सेल्फ रिलायंट की जगह पे जो की टर्म चल रहे हैं ना, आत्मनिर्भर भारत एंड ऑल दैट, तो ये चीज़ें शब्द डालो तो दैट विल बी अप्रिशिएटेड। सेल्फ रिलायंट भी चलेगा बट दैट्स व्हाट लाइक जो काम करती हैं चीज़ें, रेटोरिक का ऐसे यूज़ करना है। इन्होंने क्या आंसर लिखा है कि इस इन्वेस्टमेंट मेड बाय फॉरेन इंडिविजुअल। अब यही आपने गड़बड़ कर दी, एफडीआई फॉरेन इंडिविजुअल्स है, इसीलिए शब्दों का बहुत मतलब होता है। इन वन कंट्री इनटू बिजनेस इंटरेस्ट लोकेटेड इन अनदर कंट्रीज। जिसने भी आपको ये दिया है यहाँ पे गड़बड़ हो गया है हल्का सा। इन सेकेंड अगेन फर्स्ट कॉपी में आंसर देखिए कैसे इनडायरेक्ट वे में बात कह दी गई है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है। ठीक है, रिसेंटली गवर्नमेंट हैज अलाउड, ये आपको ये आप सीधे यहाँ से भी इंट्रोडक्शन हिटिंग द बुल साइन ना उस टाइम पे जो भी था कि गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया, इट हैज फॉलोइंग इन्फ्लुएंसेस एक्सपेक्टेड। शॉर्ट टर्म अगेन आपने भी एक चीज किया है कि इन्फ्लुएंस एक्सपेक्टेड ऑन डिफेंस सेक्टर शॉर्ट टर्म लॉन्ग रन एंड इकोनॉमी शॉर्ट टर्म लॉन्ग रन। तो देखो सिंपल आप ऐसे चीजें करके क्या है कॉम्प्लेक्स कर देते हो। सिंप्लिसिटी इज अगेन डिफाइंड सिंप्लिसिटी, व्हाट इट मीन्स कि देखते ही हमें दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है कि आप क्या कर रहे हो। आपने इन्फ्लुएंस ऑन डिफेंस सेक्टर वहीं पे सीधा आप शॉर्ट टर्म लिख दिया, लॉन्ग टर्म लिख दिया। इन्फ्लुएंस ऑन इकोनॉमी लॉन्ग रन शॉर्ट रन। इंक्रीज इन एफडीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिड्यूस। अगर नहीं आता लाइक चीज़ें नहीं क्लियर है तो आप बात करते कि इन्फ्लुएंस ऑन डिफेंस एंड इकोनॉमी एक साथ, तब आप जब नहीं चीज़ें क्लियर है तब आप एक ही साथ दोनों की हेडिंग डाल दो। तब क्या कर दिया आपने, दोनों को क्लब कर दिया, एक साथ ग्रुपिंग करके दोनों के रिस्पेक्ट के लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म की बात करोगे, बट दिस विल लीड टू यू गेटिंग लेसर मार्क्स result in that. So reduce government expenditure, national security will be strengthened, reduce import dependency, सिपरी। ठीक है, ये आपको डाटा आता अच्छी बट इसका अच्छे से इस्तेमाल अभी आप करने में समस्या हो रही है। विजन ऑफ सेल्फ रिलायंस थ्रू इंडिजनाइजेशन मेक इन इंडिया को बूस्ट मिलेगा, बिल्कुल ठीक है। कॉम्पिटिटिव एंड इनहेंस एफिशिएंसी, ओके। फंक्शनिंग अगेन ये चीज़ उतनी रिलेवेंट नहीं होती है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो ठीक है वो प्राइवेट सेक्टर वाला है आपका। एफडीआई से कैपिटल इन्फ्यूजन होगा, न्यू टेक्नोलॉजी का ये चीज़ें हैं, ये एमिनेंट है, ये होना तय है, इसमें कोई इफ बट की सिचुएशन नहीं है। ठीक है, तो आप पहले सॉलिड पॉइंट लिखो देन उसके बाद आगे पीछे की बात करो। ठीक है, देन आप फाइनली जो है, इससे पहले एक और क्वेश्चन था है ना कि इसके लिए आपको चीज़ें स्ट्रेंथन स्मूथ ईज एंड स्टेबलाइज करनी पड़ेंगी, तभी आप भले एफडीआई के लिए ओपन कर दो, एफडीआई वॉन्ट कम, है ना। इसका एक एग्जांपल यूपीएससी ने एक और क्वेश्चन पूछा था कि गवर्नमेंट जो है कई पैक्ट साइन तो करती है या क्या है मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मऊ साइन करती है बट ये एक्चुअली ट्रांसलेट नहीं करते हैं ऑन ग्राउंड। सिमिलरली ये भी चीज़ है, आपने सिर्फ पॉलिसी चेंजेस की, आपने अलाउ किया, बट इफ दैट एफडीआई विल कम और नॉट डिपेंड्स अपॉन योर ग्राउंड रियलिटी। ठीक है, तो आप लास्ट में कंक्लूजन में यही दोगे कि ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जो भी बेनिफिट है ये इनको रियलाइज करने के लिए हमें पॉलिसी को ग्राउंड लेवल रियलिटी के साथ हार्मोनाइज करना पड़ेगा, उसको ईज करना पड़ेगा, सिंपल रेगुलेशन और सब लाना पड़ेगा। ठीक है, thus through liberalization of defense sector has potential to reduce dependency, ensure vision. However, some concern like data security, proper regulation need to weigh ahead. First, ARC recommendation, 15 Finance Commission recommendation, non-lapsable fund of defense industry. अब देखो आप अपने इंटरनल बात कर रहे हो, है ना, ये डिफेंस सेक्टर पे नहीं है, एफडीआई पे क्वेश्चन है, उसके इम्पैक्ट ऑन डिफेंस एंड इकोनॉमी पे बात कर रहा है। ये आप जो रिकमेंडेशन यहाँ पे लिखे हो ये बेसिकली वाज अबाउट हाउ टू स्ट्रेंथन आवर डिफेंस, इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस पे क्वेश्चन का ये सोल्यूशन था कि लैप्स हो जाता है, इसकी वजह से समस्या आती है। सो दिस रिकमेंडेशन इज नॉट वैलिड ओवर हियर। ड्राफ्ट डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी,
अब ये अगेन देखो आप कितने ऊपर चले जा रहे हो। इट्स लाइक कि पैसा आया नहीं, आपने ख्याली पुलाव पकाने शुरू कर दिए कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। यहाँ पे रिलेवेंट आपको चीज़ें कि ये अभी हमारा सिर्फ पॉलिसी है, इसको रियलाइज तो कराओ। ठीक है, इतने आगे भाग जाओगे तो कैसे होगा कि बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ, प्लान बनाते ही शुरू हो गए कि ये करेंगे वो करेंगे। ठीक है, सब बी अवेयर थोड़ा सा चीज़ें आप। अगेन मैं आपको हमेशा बोलता हूँ इकोनॉमी में इमीडिएट टर्म में सोचा करो, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इन्होंने खुद ही पूछ दिया। देन एक्चुअलाइजेशन, है ना। इसका मतलब ये है कि पॉलिसी और ग्राउंड रियलिटी को कैसे कनेक्ट करके इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है इफेक्टिव हो सकता है, आसान हो सकता है और एक स्ट्रीम्ड लाइन हो सकता है। तो वो चीज़ें आपको ध्यान में देनी पड़ेंगी। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमी में बहुत चीज़ें प्रोमिनेंट हैं कि पीपल आर ओपनिंग देयर इकोनॉमी या पॉलिसी लेके आ रहे हैं, बट दे आर नॉट एक्चुअली ट्रांसलेटिंग। वाई? बिकॉज दे आर कंसर्न। जो आपने लिखा है, कोई भी देश या कुछ, आप भी कहीं किसी भी देश में पैसा लगाने जाओगे तो इट इज़ द मैटर वेयर पीपल आर मोस्ट कंसर्न। कहीं पे भी लगाने से पहले 10 चीज़ें सोचते हैं, 10 इन्वायरमेंट देखते हैं। तो आपका जो वे फॉरवर्ड है, कंक्लूजन होगा, वो इस चीज़, इस कंसर्न का सोल्यूशन प्रोवाइड करने की बात करेगा। नेक्स्ट, सो द परसूट ऑफ कार्बन क्रेडिट एंड क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म सेटअप अंडर यूएनएफसीसी। इसकी रिपोर्ट, सारी चीज़ें प्रीलिम के लिए बहुत ज़रूरी है। और अभी मैंने ब्रीफ में बात कर ही दिया कि ये सीडीएम और एसडीएम का क्या इशू है, पेरिस क्लाइमेट ट्रीटी में आर्टिकल 6 का क्या इशू है। बी मेंटेन्ड even though there has been a massive slide in value of carbon credit discussed with respect to India's energy need for economic growth। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, कितने एक कार्बन क्रेडिट 1 सीसी की कितनी वैल्यू है। पहली बात है कितने को हम बोलते हैं कि एक सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा, ये आई एम टेलिंग यू 99% लोगों को नहीं मालूम है कि कितना आपका कार्बन रिडक्शन या एमिशन के टर्म में इसको हम नापते हैं। देन इसकी वैल्यू कितनी होती है, कार्बन क्रेडिट की कितनी वैल्यू है इन डॉलर्स या जो भी आप करते हो, ये भी नहीं मालूम है। एंड आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू। थोड़ा सा मेहनत करें भाई आप लोग, हर चीज़ें यहाँ पे बता देता हूँ। तो ये जानो, ये काम की चीज़ है, ये पूछेंगे और पूछा भी है। अगर सिविल सर्विस में नहीं पूछा तो पीसीएस, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज में पूछा है। CDM and carbon credit. CDM is carbon offset program managed by enable nations to fund project in various। अगेन थोड़ा सा इसको और आपको काम करना पड़ेगा। ये वेरियस की जगह पे क्या है, एलिजिबिलिटी फिर से जो है वापस जा रही है, तो प्रैक्टिस मत छोड़िए। अगर आपने बीच में किया है जो भी, तो ये शब्दों को लिखते रहिए। ठीक है ना। दैट रिड्यूस their greenhouse gas emission and claim the avoided emission as part of their। अब यही चीज़ यही बता देते कार्बन क्रेडिट क्या है और ये सीडीएम में है। इज अ मैकेनिज्म एस्टेब्लिश टू रिड्यूस कार्बन इमिशन एंड इंसेंटिवाइज। ऐसे करके आप बात करते हैं। अब देखो क्या ही बातें की है भाई, वेरी हार्ड टू लाइक अंडरस्टैंड। ऐसा लग रहा है आप डिस्क्राइब करो, डिस्क्राइब नहीं, आपको डेफिनेटिव चीज़ें बोलनी होती हैं। यहाँ पे आपको असर्शन देने होते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन नहीं चलते हैं इंट्रोडक्शन में। एंड नो वन इज गोइंग टू रीड लाइक दिस। सो एक चीज़ें आपको ये ध्यान में रखनी पड़ेंगी, इस तरह के सिंपलिस्टिक वर्ड इंट्रोडक्शन में काम नहीं करने हैं। सिंपलिस्टिक भी नहीं, लाइक दीज आर नॉट सिंपलिस्टिक, दीज आर डिस्क्रिप्टिव। आप ऐसा लग रहा है सफ़र करते हो बता रहे हो। ठीक है, तो जब भी आप टॉपिक पढ़ो उसमें आपका जो अबाउट सेक्शन है ना, वहाँ पे दिया होता है, उसको ध्यान से एक बार सेकंड पढ़ो। मंथली मैगजीन में जो अबाउट में है ना, ये क्या है, तो यू फाइंड एंड यू विल सी दैट 2-3 लाइन में वो बहुत इफेक्टिवली पूरी बात कह देते हैं। उसको आप इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हो। दैट इज व्हाट इट इज। तो मैगजीन से ये अबाउट सेक्शन की जो पहली जो भी लाइन जो आपको इस चीज़ की, कोई भी चीज़ को डिफाइन करने की कोशिश कर रही होती है, उसको देखो और आंख बंद करके मत अडॉप्ट करना। पहले सेटिस्फाई होना कि हाँ ये चीज़ अच्छे से बता रही है, अदरवाइज कहीं और देखो। एंड ट्राई टू मेक इट कि जब भी कोई इसको पढ़े तो उसको एक ब्रीफ आइडिया शॉर्ट में मिल जाए कि हाँ व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। ऐसी चीज़ें में समस्या होंगी फिर। Whereas carbon credit arises to persuade nation to reduce। देख रहे हो आप कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कहीं दूर से बात हो रही है। ग्रीन हाउस इमिशन बाई रिवॉर्डिंग टू देयर ऑब्लिगेशन एंड
offering developed countries financial inducement to do the same. तो इतना बड़ा आपका इंट्रोडक्शन हो गया किस चीज़ को बताने में, CDM में और CC में, कार्बन क्रेडिट में। चलो देखते हैं इनका आंसर क्या है, इन्होंने कुछ अच्छा लिखा है। ओके, कार्बन क्रेडिट एंड क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म बोथ वर्क अंडर क्योटो प्रोटोकॉल टू कर्व कार्बन इमिशन एंड इनकरेज एनर्जी प्रोडक्शन, ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन, क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन। बहुत लाइक सिंपलिस्टिकली ये चलेगा, बहुत अच्छा है। आई वुड अप्रिशिएट दिस थिंग ओवर दिस थिंग कि आपने इतनी सारी मेहनत की और उसका एक्सप्रेशन ही क्लियर नहीं है। तो एक्सप्रेशन में बहुत समस्या है, आपने कोशिश बहुत की है दिख रहा है, बट इट्स नॉट अ क्लियर एक्सप्रेशन, इट्स हार्ड टू ग्रास्प एंड अंडरस्टैंड। एंड गिवन दैट कि आई एम अप्लाइंग माई प्रीवियस नॉलेज, तब ये हाल है। अगर जिसने कभी पढ़ा ही ना हो तो भूल जाओ। कार्बन क्रेडिट, अब देखो कि इन्होंने सिंपली एक चीज़ बात कर दी, क्या क्योटो प्रोटोकॉल नहीं मालूम है? मोस्टली लोगों को मालूम है, हर बंदा जानता है जो यूपीसी की प्रिपरेशन कर रहा है, वो बिगिनर भी, दे ऑल नो अबाउट दिस थिंग बिकॉज इट इज़ वेल एस्टैब्लिश्ड। तो इसके रेफरेंस में आपने बात कर दी कि हाँ ये किस लिए है, टू कर्व एमिशन एंड इनकरेज क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन। फिर उसमें आपने बता दिया, डिफाइन कर दिया कि कार्बन क्रेडिट क्या है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्या है, काइंड ऑफ परमिट टू कंट्री टू प्रोड्यूस सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्बन and if it not fully utilized can transfer to other country which produce carbon more than assigned quota, earn credit for यहाँ पे भी जहाँ से भी आपने दिया इसको और शॉर्ट करिए कि वो है क्या, ठीक है ना। ये भी डिस्क्रिप्टिव हो गया है। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म अबव कार्बन ऑफसेट मैकेनिज्म विच इंसेंटिवाइज, अरे बाबा, कार्बन क्रेडिट क्या है? बेसिकली आपका लिमिट ऑफ कार्बन दैट यू कैन इमिट, ठीक है, इन व्हाट टन्स, ठीक है। तो वो हर एक कंट्री को असाइन है, उसी को आप बेचने, लाइक दिस मैकेनिज्म डज व्हाट, दिस मैकेनिज्म प्रोवाइड अ वे टू बाय एंड सेल दैट कार्बन क्रेडिट अमंग द कंट्रीज। क्योंकि आपको अगेन जो इन्होंने यहाँ पे बात किया है ना, असाइंड कोटा आ गया, परमिट, ठीक है। तो आपको हर एक कंट्रीज को असाइन कोटा है, ठीक है, बट ये मैकेनिज्म का पार्ट है। सिर्फ क्रेडिट आप शॉर्ट में डिफाइन कर सकते हो। तो हर एक कंट्रीज को एक लेस से 100 यूनिट ऑफ कार्बन, 100 यूनिट सबका नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन योर साइज ऑफ इकोनॉमी, और आपको कार्बन क्रेडिट असाइंड है। अगर आप उसे कम करते हो तो आपके पास क्रेडिट बच गया, अगर आप इससे ज़्यादा करते हो तो आपको क्रेडिट, जैसे इनके पास दो कंट्रीज हैं ए एंड बी, दोनों को जैसे फॉर सिंप्लिसिटी टू अंडरस्टैंड कि 100 कार्बन दोनों इमिट कर सकते थे, इसने क्या किया, 80 किया, इसके पास 20 बच गया, है ना। 20 कार्बन क्रेडिट जो कि इसको असाइन था वो बच गया। तो ये 20 क्या कर सकते हैं भाई, ये क्रेडिट, ये ऐसे कंट्रीज जैसे बी है, इसने 120 या 130 जो भी है, 120 मान लो कि इन्होंने इतना कार्बन इमिशन किया, तो दिस कंट्री ए कैन सेल दिस 20 कार्बन क्रेडिट टू कंट्री बी हु हैज सरपास्ड इट्स लिमिट। और इसमें समस्या क्या हो रही है, दिस इज अ वेरी क्लेवर गेम, इसीलिए इसको कार्बन इंपीरियलिज्म बोल रहे थे। वाई? बिकॉज हो क्या रहा है कि जो डेवलप कंट्रीज हैं दे आर हाईली एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ यूटिलाइजेशन। तो डेवलप कंट्रीज क्या है अभी, ये कंडे जला रहे हैं, सच्चाई ये है, मीन्स दे आर वेरी इनएफिशिएंट इन यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बन। जो इनके पास कोल है या जो भी प्रोडक्शन है दैट इज वेरी मच इनएफिशिएंट। तो ये 50 किलो कार्बन जलाते हैं तो उसमें मुश्किल से 2 किलो का एनर्जी निकालते हैं, दैट इज पुअर एफिशिएंसी समवॉट। एग्जांपल के लिए दीज आर हाईली एफिशिएंट। ये अगर 50 केजी फॉसल फ्यूल जला रहे हैं जैसे, तो इससे बड़े आराम से ये लोग लाइक जैसे 20 केजी निकाल पा रहे हैं एनर्जी। एंड सोचो कि फिर ये जो एक्स्ट्रा 20 है, तो दे आर वेरी मच लाइक इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। और डेवलप कंट्रीज़ का यही कंसर्न है कि तुमने तो भैया पहले भी जला के एनर्जी एफिशिएंसी, जो अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट सारी इंडस्ट्री बना के रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके ये एफिशिएंसी दे बना ली है, अब तुम हमको टेक्नोलॉजी, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी वो हमको दे नहीं रहे हो, और फिर हमसे बोल रहे हो कि हमारा कार्बन लिमिटेड है, आप कम ही बेसिकली इमिट करो। तो व्हाट इज दिस, आप इनडायरेक्टली अपना एक इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करो ना, इसी से मतलब है इंपीरियलिज्म, कार्बन इंपीरियलिज्म।
तो ये भी शब्द जान लो, सीख लो, समझ लो डीप में थोड़ा तो काम की चीज़ है। ओके, रीजन क्वेश्चन क्या था, डिमांड से ना हम भटक जाए भाई। ठीक है, तो इन्होंने क्या था, शुड कार्बन क्रेडिट इन क्लीन डेवलपमेंट सेट अंडर बी मेंटेन्ड इवन थ्रू इट हैज़ मैसिव साइड इन वैल्यू। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए भाई। डिस्कस विद रिस्पेक्ट टू इंडियाज एनर्जी नीड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। क्यों होना चाहिए? क्योंकि बहुत सारी जो पहले की कंट्रीज थी, मोस्टली डेवलप कंट्रीज, उन्होंने अपना कार्बन क्रेडिट बचा रखा था अंडर क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, अब आपको मालूम है ये एक्सपायर हो चुका है। एक्सपायर होने के बाद हुआ क्या है, अब ये लोग लेके आए हैं पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट में ये लेके आए हैं, ये हटा दिया CDM क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म को हटा के ये लेके आए हैं SDM सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज्म। अभी पढ़ाने वाली बात फिर से हो रही है, बट कोई नहीं, जान लो। तो इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज्म में सवाल यही था, ये जो इन्होंने पूछा है कि कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म क्या है, इसमें मेंटेन करना चाहिए। तो डेवलप कंट्रीज चाहते कि नहीं, तो इसका अर्थ था कि फिर हमने जो कार्बन क्रेडिट बचाए थे डेवलपिंग कंट्रीज ने, वो उसका क्या, वो तो वेस्ट चली जाएंगी, तो इमिशन करके निकल लिए। तो दिस वाज द इशू। तो बात यही हो रही थी कि जो इनका प्राइस फिर कम करने लग गए लोग। तो बात या इशू जो था डेवलप कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में, कि डेवलपिंग कंट्रीज वर डिमांडिंग कि जो ये कार्बन क्रेडिट हमने बचाया है, तुम लोग इसको खरीदो और जो पहले का डिसाइडेड प्राइस है उस पर हमको पे करो। बट अगेन दिस इशू इज अगेन नॉट कम्प्लीटली रिजॉल्व। तो अभी देखते हैं क्या है, बट आंसर में तो डेफिनेटली होना चाहिए भाई। Now countries are investing in technology and clean energy themselves instead of buying carbon credit from other nation which impacted। अब जो आपने ये बात कही ना, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी, जब कोई बेचेगा नहीं तो आप खरीदोगे कहाँ से? US का तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि दे डोंट सेल देयर टेक्नोलॉजी। पूरा पेटेंट रजीम, पूरा ये जो IPR रजीम इसीलिए बनाया ही गया है, सो दैट यू कैन नॉट गेट दोज टेक्नोलॉजीज। तो टेक्नोलॉजिकल इंपीरियलिज्म जो इन्होंने बना के रखा ही है, दे डोंट सेल यू, कहाँ से आप लेके आओगे? एंड दैट्स व्हाई दे आर लाइक हैविंग दिस अगेन, जो हेजेमोनी है इस तरह की बात होती है। सम कंट्रीज आर दो हेडिंग दिस प्रोसेस, लाइक इसमें फ्रांस आगे रहता है टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने में, रशिया रहा है, तो दे डू प्रोवाइड। तो आपके सब्सटीट्यूट है, चाइना तो कॉपी कर लेता है। दैट्स व्हाई चाइनीज आइटम्स आर लाइक, लेट्स नॉट कमेंट ऑन दैट। ओके, आंसर पे आते हैं। India has been a big seller of carbon credit and hence suffered by its slide. India, along with selling carbon credit, has been applying many limit something to meet क्लीनर एनर्जी डिमांड ऑफ द कंट्रीज। अब आपको वो चीज़ें नहीं मालूम तो आप जस्टिस कैसे कर पाओगे भाई क्वेश्चन के साथ? इनिशिएटिव फॉर क्लीन एनर्जी, सोलर। ओके, सेकेंड पार्ट कह रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू इंडियाज एनर्जी नीड फॉर इकोनॉमिक, डिस्कस विद रिस्पेक्ट टू इंडियाज एनर्जी नीड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो इसका कहने का क्या मतलब है, इस क्वेश्चन का क्या इंटेंट रहा है? पहला तो ये कि मेंटेन के साथ साथ आपको ये बात करना होगा कि जो है पुराना मैकेनिज्म जो है क्योटो प्रोटोकॉल वाला, जो प्राइसिंग है वो लाने की ज़रूरत है। वाई? बिकॉज these countries have worked hard, or you can say कि have compromised their economic interest, energy needs to meet these targets, and now you are saying कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो this will create deadlock, जो कि हुआ भी है, and then it will create a environment where developing countries will not cooperate with you, and that might further escalate जो UNFCCC का टारगेट है, फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज। तो ये अगर ये नहीं हट गए यहाँ से, आप इनके साथ इस तरीके से चीज़ें करोगे तो दे विल लीव यू, और ऐसा हुआ तो फिर आप क्लाइमेट चेंज से सबका नुकसान होगा, तो इट विल क्रिएट अ लूज लूज सिचुएशन फॉर एवरीवन। सो यस, इट नीड्स टू बी मेंटेन, इट्स प्राइसेस नीड्स टू बी चेक्ड, एंड जो ड्यू क्रेडिट है वो डेवलपिंग कंट्रीज को देने की ज़रूरत है, यह बात कहोगे। फिर इस विद रिस्पेक्ट टू इंडियाज, तो इंडिया का एक बताओगे कि एक ग्रोथ के लिए एनर्जी है, क्योंकि अगेन हम प्रीवियस ईयर में आप कर चुके हो कि डेवलपिंग कंट्रीज है और डेवलपमेंट होने के लिए में चाहिए, और इस पे इंडिया सेव करता रहा है। सो टू
और हैविली इन्वेस्ट भी किया क्लीन एनर्जी में, ठीक है। और टू मेंटेन दैट इंसेंटिव टू create an environment where countries like India continue to develop clean energy like solar energy and continue to invest in clean energy, इनको ये इंसेंटिव मिलना जरूरी है, ठीक है। तो ये आप बात कहोगे कंसर्न से लिमिटेशन में यही कि जो है डेवलप कंट्रीज जो है वो अनविलिंग है, तो उनको जाने की जरूरत है, जो कि आपका आई थिंक ग्लासगो में थोड़ा सा बात हुई थी कि दे विल प्रोवाइड फंड्स जो भी रिलेटेड है। रिसेंटली कार्बन क्रेडिट वैल्यू अगेन इंक्रीज, सो along with pursuing carbon credit, India should focus on its commitment to fulfill NDCs। हाँ, इसके साथ आप अगर मिलता है आपका चीज़ें, then you will be motivated to meet your NDCs, nationally determined contributions। सेकेंड आंसर देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। Its maintenance, even though it has massive slide, assist developed countries in meeting their pledge to reduce emissions। यही तो समस्या हुई थी कि ये अपना करके आगे भाग रहे थे। सो अगेन बात आप कह रहे हो, बट CDM जब खत्म कर दिया तो आप कैसे लेके आओगे। इसके अंदर जो ट्रीटी थी क्योटो प्रोटोकॉल, दैट एक्सपायर्ड, दैट वाज द इशू। इट हेल्प्स डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया टू अचीव लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। ये अच्छा पॉइंट है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, एड्स एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो है, बट अगेन यूएस जैसी कंट्री नहीं करती। इन्वेस्टमेंट इन क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन प्रोजेक्ट, improve community livelihood through, however challenges associated with that, again डिमांड नहीं मीट कर रहे हैं आप। issues of India over common but differentiated responsibility, एक पॉइंट सही है, बट जो हेडिंग्स हैं वो आपका अप्रोप्रिएट नहीं है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, कार्बन ट्रेडिंग मार्केट, वैल्यू डिफ्लेशन। तो रीडिंग दिस आंसर आई कैन क्लियरली से कि आपको इस चीज़ों के बारे में जो बैकग्राउंड है वो नहीं मालूम है। आपने जहाँ कहीं से भी रेफरेंस लिया है ठीक है, बट जो एक फ्लो ऑफ द आंसर है वो नहीं आ रहा है। Thus it will be an effective mechanism to fight against climate change with global cooperation and will help in economic growth of developing countries like India. However, the concern need to be addressed. We have had Panchamrit at COP26, life at COP27। फंडिंग, ये भैया एक बार रट लेना जरूरी है, ठीक है। क्या क्या इसके अंदर चीज़ें हैं। फंडिंग एंड डेवलपिंग कंट्रीज अंडर जेफ 100 बिलियन। ओवरऑल फ्रेमवर्क समझ में आई थिंक कि आपको आ गया होगा। ओवरऑल इस क्वेश्चन का फ्रेमवर्क ये था कि CDM अंडर क्योटो प्रोटोकॉल एक्सपायर्ड, उसकी वजह से कार्बन क्रेडिट की वैल्यू डाउन हो गई, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा था कि अगर ऐसा हो रहा है कि कार्बन क्रेडिट की वैल्यू डाउन हो जा रही है तो क्या हम ऐसे मैकेनिज्म को बनाए रह सकते हैं। तो आप कहोगे कि यस की ज़रूरत है। नो इन सेंस की अगर आप नहीं बनाओगे तो इट बेसिकली टेल्स डेवलपिंग कंट्रीज कि अगर आप इतनी मेहनत करके कार्बन बना रहे हो और उसको कोई वैल्यू ही नहीं तो वो व्हाट्स द पॉइंट, ठीक है। तो ये नो वाला एस्पेक्ट ही है। यस वाला है कि आपका कोऑपरेशन टू मीट ग्लोबल क्लाइमेट चेंज टारगेट जो है कार्बन क्रेडिट जरूरी है, मतलब कंट्रीज को इंसेंटिवाइज करना उनको फंडिंग के थ्रू या जिसके भी थ्रू उनको एक अश्योर्ड सस्टेनेबल फ्रेमवर्क देना कि आप कार्बन बचाओगे या लेस कार्बन इमिट करोगे, देन यू विल बी रिवॉर्डेड। तो इसलिए ये यस जरूरी है, नो इसलिए। और ये आंसर के प्रोसेस नहीं, कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म में अगर आप प्राइजेस फॉल कर रहे हो दिस विल लीड टू कंट्रीज सेइंग नो। व्हाई? बिकॉज अगेन कोई भी कार्बन बचाने का कोई फायदा नहीं है इनके लिए। सो होप दैट्स क्लियर। फिर आप सेकेंड पार्ट जो है वो डिस्कस बोल रहा था कि इंडियाज डिस्कस विद रिस्पेक्ट टू इंडियाज नीड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो यहाँ पे आप बात करते हो कि इन कंट्रीज लाइक इंडिया या डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया नीड एनर्जी फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसमें फिर बात है कि दे आर मूविंग टुवर्ड्स नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। अगर आप ऐसी चीज, अगेन हमारा क्वेश्चन क्या था कि ये होना चाहिए कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म या नहीं, ठीक है।
तो आप यहीं पे बात करोगे, यस वाला ही सिस्टम है कि यस अगर ये चीज़ होगा तो कंट्रीज लाइक इंडिया जो है अपने आप को जो ट्रांसफॉर्म एनर्जी आर्किटेक्चर है दैट इज मूविंग फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल, डर्टी फ्यूल या फिर कार्बन इमिटिंग फ्यूल जो क्लाइमेट चेंज को बढ़ाते हैं, उस फ्यूल से रिन्यूएबल फ्यूल में जो कि क्लीन है, ग्रीन है, ऐसे फ्यूल में ट्रांजिशन कर पाएंगी और अपनी एनर्जी डिमांड मीट कर पाएंगी। ठीक है, ये ब्रॉडली मैंने आपको एक आंसर समझा दिया, इसके अंदर आपने जो पॉइंट दिए हैं वही आपको पॉइंट देने हैं। ठीक है, तो दिस वाज द होल, इट वाज समवॉट अ बिट वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड एंड आंसर। सो आई होप कि इसके थ्रू आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि हुआ क्या है, दो आई स्टिल डाउट इट, क्योंकि अगेन चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, आपको बैकग्राउंड में अगर चीज़ें नहीं मालूम है तो इट विल बी डिफिकल्ट, बट दैट्स ओके। एक बार यहाँ पे समझोगे फिर दोबारा जब आओगे एक बार पढ़ के तो इट विल मेक अ लॉट ऑफ सेंस कि हाँ क्या बात है, बट अगर आप फर्स्ट टाइम ये पढ़ रहे हो तो इट्स ओके। सो आई होप दैट्स हेल्पफुल एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अगर ये नहीं हुआ है क्लियर तो एक बार कमेंट कर देना, आई विल ट्राई अगेन विथ बैकग्राउंड डाटा लेके आऊंगा, एक बार इस चीज़ को डील कर लेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वन, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।